यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा खमा घणी स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, लोक देवता और लोक देवियां। ठीक है, लोक देवता और लोक देवियां। अब साथियों, वहां पे मैंने टेस्ट लिया। टेस्ट लेने का मेरा एकमात्र रीजन था, क्योंकि मैंने टेस्ट क्यों लिया, व्हाट्सएप पे टेस्ट क्यों लिया, मैंने क्लासेज रोकी, सभी क्लासेज रद्द की और टेस्ट लिया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आपको कितना याद हो रहा है। मैं जो राजस्थान, बाकी में मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं शिक्षण अभिरुचि पढ़ाऊंगा तो मेरे पढ़ाने का तरीका मैं मानता हूं कि हाँ, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो आपको आराम से याद होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं मेंटल एबिलिटी पढ़ा रहा हूं तो मैं जानता हूं कि वो आपको अच्छे से याद होगा। वहां पे अगर आप ध्यान रख के समझते हैं तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और याद भी हो जाएगा। लेकिन जब मैं राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूं तो मुझे यह पता करना था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यह आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा मेंटल एबिलिटी हो गया और जो हिंदी हो गया वो बेस्ट सब्जेक्ट है, तो मुझे इसमें पढ़ाने से कोई परेशानी नहीं है। शिक्षण अभिरुचि मेरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बालकों को कैसे पढ़ाना पूरा बालक के ऊपर केंद्रित है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन राजस्थान जीके, जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा नॉलेज है और वो नॉलेज में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन साथियों सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं, उस कोशिश से रिजल्ट भी मिलना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। तो साथियों, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको, जो मैं मानता हूं कि जो राजस्थान जीके है उसका सबसे सरल टॉपिक, कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कह रहा हूं, इस प्लानिंग को समझ लो, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैंने जो लोक देवता है और लोक देवियां आपको पढ़ाया, फिर मैंने इसका लिया टेस्ट। तो टेस्ट के अंदर मैंने देखा एवरेज बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बहुत बधाई उनको जिनके 10 में से 10 नंबर आए हैं, जिनके 10 में से 9 नंबर आए हैं और जिनके 10 में से 8 नंबर आए हैं। उनको तो भाई बहुत ही अच्छा, आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो लिखा गया था कि 10 नंबर वाले बहुत अच्छा है, 9 वाले बहुत अच्छा है, 8 वाले अच्छा है। ठीक है, तो जो अच्छे हैं उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, बस इसी प्रकार पढ़िए रहिए। जो भी आपके 1-2 प्रश्न गलत हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा सुधार कीजिए कि कौन सा गलत हो रहा है। साथियों, गलत वही हो रहे हैं, कक्षा के अंदर जो पढ़ाया गया था वो आपके गलत नहीं हुए, जिनके 8 और 9 नंबर आ रहे हैं। जिनके 7 नंबर तक आ रहे हैं उनको क्लास में पढ़ाया गया था वो गलत नहीं हुआ। जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे एडवांस बाहर से, जो मैंने नहीं पढ़ाया है, क्यों दिए थे, मैं आपसे हर क्लास में कहता हूं साथियों, सिर्फ कोचिंग भी कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ सेल्फ स्टडी भी कुछ नहीं करती। इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, इन दोनों की परिस्थितियों के अनुकूल हमें चलना पड़ेगा। तो आपको साथ में बुक भी पढ़नी है, मैं हर बार बताता हूं और बता चुका हूं। चाहे मेरी आप कोई भी क्लास देख तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि आपको बुक्स भी पढ़ते रहना है, सिर्फ क्लास के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। मैं जो पढ़ाता हूं उसको पढ़ो, उसके बाद और इससे आपको नया क्या सीखा जा सकता है, जो मैंने नहीं पढ़ाया और आपको और कहीं भी नया मिल रहा है तो उसको भी ग्रहण करो, तभी सिलेक्शन होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो बुक्स आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इसका चेक करने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे और जिनके 10 में से 9, 7 और 9, 10 और 8 आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि भाई वो साथ में बुक्स भी पढ़ रहे हैं या फिर उनको नॉलेज है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिएगा, इससे मुझे क्या मिला, मुझे यह पता चला कि अभी तक आपको जिनके भी 7 नंबर आए, 6 नंबर आए, 5 नंबर आए, एक निर्णय निकलता है कि अभी तक आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिनके 8, 9, 10 आए बहुत ही अच्छी बात है, जिनके 7 आए ठीक है, लेकिन साथियों कह सकते हैं थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। तो साथियों, अब मैं कला संस्कृति इतिहास इस प्रकार न बांटकर राजस्थान जीके, ऑल ओवर राजस्थान जीके के जो सबसे सरल सरल टॉपिक है ना, आपकी रुचि बढ़ाना चाह रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना राजस्थान जीके के अंदर आपकी रुचि बढ़ाई जाए, आपको 4 या 5 टॉपिक पहले इजी करा दिए जाए, सरल सरल करा दिया जाए, तो उस टॉपिक के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए और बाकी वाले टॉपिक भी आप पढ़ने लग जाओ। तो मैं पहले सरल सरल टॉपिक कराऊंगा जो इजी है, मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इजी है, इनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे हम संत और संप्रदाय पढ़ने वाले थे, कला संस्कृति का टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा हम इतिहास की ओर आते हैं क्योंकि ये टॉपिक रोचक भी है, किलों वाला। दुर्ग पढ़ने वाले हैं तो कौन सा दुर्ग कहां था, कौन राजा थे, क्या हुआ, कितने साके हुए, किसने आक्रमण किया, थोड़ी रोचक जानकारी है, जिससे आपका क्या होगा, इतिहास के अंदर साथियों जानने की हर किसी की रुचि रहती है, तो आपकी थोड़ी सी हो सकता है रुचि बढ़ जाए और आप अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। यानी कि आपकी रुचि बढ़ाने के लिए 4 या 5 टॉपिक पहले मैं सरल सरल कराऊंगा ताकि आपकी रुचि बढ़ जाए और आपका पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लग जाए, तो बाकी वाले टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग। और भाई जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं, रिक्वेस्ट है क्लासेज ज्वाइन करो, पास में बुक्स है तो वो बुक्स भी पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। क्लासेज के अलावा 3 से 4 से 5 घंटे तक आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी।
बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, हजारों चयनित होते हैं, ठीक है, और उनको भी वेट करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करनी होगी। हम पढ़ रहे हैं साथियों राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग के अंदर देखिएगा, राजस्थान का इतिहास है वो वीरों से भरा है, आप सबको पता है। यहाँ पे बहुत से राजा थे जिन्होंने राज किया है, ठीक है, राजाओं का स्थान था, इसीलिए तो इसको राजस्थान कहा जाता है। तो साथियों राजस्थान के अंदर भाई राजा के निवास करने के लिए कहीं दुर्ग भी तो चाहिए। तो दुर्ग का मतलब किला। हमारे जिस प्रकार हम रहते हैं तो हमारे घर पे मकान होता है या हमारा घर होता है, उसी प्रकार पहले राजा महाराजाओं के रहने के लिए दुर्ग होता था, जहां से पूरे राज्य का कार्यभार संभाला जाता था, पूरे राज्य पर नजर रखी जाती थी, और कोई शत्रु था वो अटैक करता था वो भी उस दुर्ग पर करता था। इनके पूरे राज्य का जो केंद्र बिंदु था वो केंद्र बिंदु क्या था? दुर्ग था, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, केंद्र बिंदु दुर्ग था। अब ये दुर्ग है, ये दुर्ग कई प्रकार के थे। अलग अलग जो वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने वास्तुकार वगैरह हुए, उन्होंने दुर्गों का अलग अलग वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले साथियों दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया था? बेसिक से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन जरूरी है, हो सकता आ जाए। तो सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण किया था, प्रथम बार दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया? तो साथियों मनुस्मृति के अंदर किया गया है प्रथम बार दुर्गों का वर्गीकरण। बस इतना याद रखना है कि प्रथम बार दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया था? तो मनुस्मृति के अंदर किया गया है। और मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? मनुस्मृति के अनुसार अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है? सबसे अच्छा यहां लिख देता हूं सर्वश्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होगा? मनुस्मृति के अनुसार साथियों सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होगा वो होगा गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग यानी साथियों पर्वत पर है। कहां पे है? पहाड़ी पर बना हुआ है, पर्वत पर बना हुआ है, ऊंचे पठार पर बना हुआ है, तो इसको कहेंगे गिरिदुर्ग। और ऊंचे पठार पर है, वह शत्रु नहीं आ सकता है, आए तो अभी हम उससे पैनी नजर रख सकते हैं। इसलिए मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा माना जाता है? गिरिदुर्ग माना जाता है, जो पहाड़ या पठार पर ऊंचा बना हुआ हो, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो बात हो गई मनुस्मृति के बारे में, एक दो पॉइंट आपको याद रखने जो मैंने आपको बता दिए। अब साथियों कौटिल्य थे, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणी बताई। किसने कितनी बताई वो याद रख लो, कौन कौन सी बताई, नो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो साथियों जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है? तो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, याद रख लो। कौटिल्य ने दुर्ग की कितनी श्रेणियां बताई? 4 श्रेणियां, औदक, धावनीय, गिरि और वन दुर्ग। और साथियों कौटिल्य के साथ साथ एक आता है शुक्र नीति, ठीक है। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है? 9 प्रकार से। शुक्र नीति ने दुर्गों की साथियों कितनी श्रेणियां बताई है? तो शुक्र नीति के अंदर साथियों दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई है? तो शुक्र नीति के अनुसार साथियों दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई है। कितनी श्रेणियां बताई गई? 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, ऐसा बताया गया है। भाई आ सकता है ना, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई है? तो 9 श्रेणियां। इनके वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको याद रखना होता है। 9 कौन कौन सी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बेसिकली जिस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे साथियों? अब शुक्र नीति ने भले ही 9 श्रेणियां बताई है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दुर्गों की बेसिकली सामान्य जितनी मानी जाती है, ठीक है, जितनी हमारे राजस्थान के अंदर उनको वैल्यू है, मानी जाती है, उनको पढ़ने वाले वो है 6 प्रकार की। कितनी? हम जो पढ़ने वाले हैं दुर्गों को 6 भागों के अंदर बांट कर पढ़ने वाले हैं, 6 प्रकारों के अंदर पढ़ने वाले हैं। 6 प्रकार कौन कौन से मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों जो शुक्र नीति है ना, एक राज्य होता है ना, राज्य का ही एक अंग है। दुर्ग आता कहां से? देखिएगा, ये दुर्ग हम पढ़ रहे हैं, दुर्ग आता कहां है? तो साथियों देखिए, शुक्र नीति है, जो शुक्र नीति के अनुसार क्या है? शुक्र नीति के अनुसार साथियों एक राज्य होता है ना, जो पहले राज्य होता था, अभी वाला राज्य नहीं, ठीक है। तो अभी भी हाँ मान सकते हैं कि उसमें मंत्री भी होता है, कोष भी होता है, लेकिन जो हमारी पहले राजसी शासन था उसके अंदर शुक्र नीति ने क्या बताया था? शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होने चाहिए। यानी कि शुक्र नीति ने राज्य के कितने अंग बताए? राज्य के 7 अंग बताए कि एक राज्य के अंदर 7 अंग होने चाहिए। 7 अंग है तो वो राज्य क्या है? सुरक्षित है, संपन्न है, समृद्धि वाला है। वो 7 अंग कौन कौन से, वो आपको थोड़े से याद रखने होंगे। तो साथियों देखिएगा, किसी भी दुर्ग के अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो दुर्ग नहीं, राज्य है, तो राज्य का क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। राज्य का राजा होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए? उस राजा के पास कोष होना चाहिए, धन होना चाहिए, राजकीय कोष होना चाहिए। उसके बाद उस राजा को सलाह देने के लिए क्या होनी चाहिए? मंत्री होने चाहिए उस राज्य के अंदर। उसके बाद साथियों उस राज्य के सुहृद होने चाहिए, जो उनकी भलाई कर सके, सहायता कर सके, उनको और भी अच्छी प्रगति प्रदान कर सके। और उस राज्य के अंदर एक राष्ट्र, सभी जनता सम्मिलित रूप से मिलकर रहे। हाँ, सद्भावना हो भाई, ठीक है, समानता हो, अच्छा सा सुशासन हो, ठीक है, कोई किसी का
शोषण वगैरह न करे, और छठा पॉइंट है उस राज्य के अंदर सेना होनी चाहिए, और सातवां पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं कि उस राज्य का एक दुर्ग होना चाहिए। तो ये दुर्ग कहां से निकला पता चला, हम दुर्ग क्यों पढ़ रहे हैं। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार साथियों राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। 7 अंग कौन कौन से? राज्य में राजा, कोष, मंत्री, शुहत, राष्ट्र, सेना और दुर्ग। तो हम पढ़ रहे हैं दुर्ग, तो ये राज्य का एक अंग है। दुर्ग समझ में आ गई बात? दुर्ग है वो राज्य का ही अंग है, और ये महत्वपूर्ण अंग है कि दुर्ग राज्य के अंदर होता है। तो साथियों ध्यान रखना, शुक्र नीति ने राज्य के अंग तो बताए 7, और दुर्गों के प्रकार कितने बताएं? 9 बताएं। कंफ्यूजन मत करना, जब बात आए कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है, तो दुर्ग तो 9 प्रकार के हैं शुक्र नीति के अनुसार, लेकिन राज्य के अंग कितने? तो 7 अंग 9 दुर्ग। ऐसे याद रखो, शुक्र नीति ने क्या बताया? 7 अंग 9 दुर्ग। ठीक है, ये बात याद रखो। अब साथियों हम पढ़ने वाले हैं बेसिक तरीके से, जो हमारे यहाँ पे क्या है, मान्यता है या माना जाता है कि दुर्गों के कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों हम दुर्गों के 6 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 6 प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक दुर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों हम दुर्ग के 6 प्रकार पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स? 6 प्रकार। दुर्गों के 6 प्रकार पढ़ने वाले। सबसे पहला प्रकार कौन सा होगा? तो साथियों देखिएगा, मैं यहां पे लिखता जाऊंगा कि सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग के अंदर क्या होता है? गिरि का मतलब साथियों पहाड़ी या पर्वत। तो ऐसा दुर्ग जो मैं समझाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखना होगा बेसिक नॉलेज के लिए, तो मैं नाम लिखूंगा और समझाता जाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। तो पहला गिरि दुर्ग हो जाएगा। दूसरा साथियों धानवन दुर्ग होगा। क्या होगा? धानवन दुर्ग होगा। ये धानवन दुर्ग क्या होता है ये भी अभी बताएंगे। ये दुर्गों की क्या है? श्रेणियां हैं। तीसरा टाइप दुर्गों का कौन सा होता है? तो जल दुर्ग होता है। तीसरा कौन सा होता है? जल दुर्ग होता है। उसके बाद चौथा टाइप कौन सा होना चाहिए दुर्गों का? तो साथियों चौथा टाइप है स्थल दुर्ग। चौथा टाइप हो जाएगा दुर्गों का स्थल दुर्ग। पांचवा प्रकार हो जाएगा, हम बात करेंगे पारिख दुर्ग की। पांचवा टाइप पारिख दुर्ग, और छठा प्रकार करेंगे वन दुर्ग की। किसकी? वन दुर्ग की। ये 6 प्रकार दुर्गों के हम पढ़ेंगे। हमने दुर्गों को 6 भागों के अंदर बांट दिया है कि दुर्गों के बेसिकली कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, जो आपने देख लिए। गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, स्थल दुर्ग, पारिक दुर्ग और वन दुर्ग। अब ये एक एक होते क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे गिरि दुर्ग की। गिरि का मतलब क्या होगा? पहाड़ी या पठार पर कोई दुर्ग है। अगर कोई दुर्ग है वो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित है, ऊंचा पर्वत है उस पर दुर्ग स्थित है। जैसे बात करें हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, कुंभलगढ़ दुर्ग की, मेहरानगढ़ दुर्ग की, जो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, नाहरगढ़ है जयपुर वाला, जालोर का शूरणगिरी है, सिवाना दुर्ग है, बाला किला है, जयगढ़ किला है, आमेर किला, ये ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचे पहाड़ पर, ऊंचे पर्वत पर स्थित है। तो ऐसे दुर्गों को क्या कहा जाएगा? गिरि दुर्ग कहा जाएगा। धानवन दुर्ग क्या कहा जाएगा? साथियों उबड़ खाबड़ जमीन है, यहाँ पे कहां पे है? मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग है। उबड़ खाबड़ जमीन या मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग है तो उसे कहेंगे धानवन दुर्ग। जैसे मरुस्थल की बात आए तो आएगा हमारा सोनारगढ़ किला जैसलमेर, भड़नेर दुर्ग हनुमानगढ़, जूनागढ़ हो गया, नागौर दुर्ग हो गया। ये ऐसे दुर्ग है जिनके आसपास क्या है? रेगिस्तान है या उबड़ खाबड़ जमीन है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल के अंदर या उबड़ खाबड़ जमीन में जो दुर्ग है उन्हें क्या कहेंगे? धानवन दुर्ग कहेंगे। बेसिकली आपको ये याद रखना है बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग है। अब आपको यह पता नहीं है कि गिरि दुर्ग होता क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग है। लेकिन आपको अगर पता है कि गिरि दुर्ग का मतलब ऊंचे पहाड़ या पर्वत पर है, तो आपको पता चलेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे तो आप पढ़ोगे कि ये चित्तौड़गढ़ है, ये कुंभलगढ़ है, ये नाहरगढ़ है, तो ये तो सभी ऊंचे पर्वत पर है, मतलब सभी गिरि दुर्ग। ऐसे आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, इन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। तीसरा है जल दुर्ग। तो जल दुर्ग का मतलब क्या होगा? तीनों या चारों ओर से नदी नाले या जल द्वारा घिरा हुआ होगा। ऐसा दुर्ग तो जल से घिरा हुआ, जैसे गागरोन दुर्ग की बात करें, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, ये साथियों जल दुर्ग के अंदर आएंगे। इनके क्या है? इनके आसपास पानी है, ये पानी से घिरे हुए दुर्ग है, तो ऐसे दुर्गों को कहा जाएगा जल दुर्ग। उसके बाद बात आती है स्थल दुर्ग की। तो साथियों एकदम समतल भूमि है जिस पर ईंटों या पत्थरों से बना हुआ कोई दुर्ग है। स्थल भूमि समतल भूमि है, ठीक है, समतल भूमि है, उस पर ईंटों या पत्थरों से बना हुआ कोई दुर्ग है, तो उस दुर्ग को क्या कहेंगे? स्थल दुर्ग कहेंगे। उसके बाद साथिया आता है, क्या आता है? पारिक दुर्ग। तो पारिक दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों ओर क्या हो? गहरी गहरी खाई हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई और उस खाई के अंदर क्या हो? पानी हो। यानी कि साथियों क्या किया जाएगा? पारिक दुर्ग के अंदर दुर्ग के चारों ओर क्या खाई होगी? खाई होगी, गहरी खाई, और उस खाई के अंदर क्या होगा? पानी होगा, ताकि बाहर से कोई व्यक्ति आसानी से अंदर ना आ सके। ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाएगा? पारिक दुर्ग कहा जाएगा। जैसे लोहागढ़ भरतपुर हो गया, जूनागढ़, बीकानेर और डींग भरतपुर, ये दुर्ग क्या है? पारिक दुर्ग के अंदर आएंगे।
और साथियों अंतिम आता है वन दुर्ग। वन का मतलब आप समझ गए होंगे, जंगल के अंदर दुर्ग हो, चारों ओर से क्या घिरे तो क्या हो, वन हो, चारों ओर वन हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाएगा, वन दुर्ग। पेड़ पौधे हो, जंगल हो। रणथंभौर दुर्ग की आपने सुना होगा। रणथंभौर दुर्ग कैसा दुर्ग है, वन दुर्ग है, इसके चारों ओर क्या है, जंगल है। तो ये तो साथियों दुर्गों के 6 प्रकार थे बेसिकली, जो मैंने आपको बताया, और याद भी हो जाने चाहिए कि कौन सा दुर्ग कैसा है, किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब साथियों देखिएगा, ये सहाय था ना, सहाय दुर्ग भी होता है, लेकिन ये शुक्र नीति के अनुसार है। हमें 6 प्रकार के दुर्ग हैं, जो बेसिकली हम 6 प्रकार के दुर्ग पढ़ते हैं। अब साथियों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। क्या पॉइंट आते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है वो किस जिले के अंदर स्थित है। आपको याद है तो फटाफट से कमेंट करते रहेंगे। हाँ, बहुत से अच्छे लोग हैं जिनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राजस्थान है हमारा। राजस्थान में साथियों सर्वाधिक दुर्ग कहां पर है, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक दुर्ग है, ये सर्वाधिक दुर्ग कहां पर है, तो साथियों जयपुर, बिल्कुल जयपुर के अंदर है राजस्थान के सर्वाधिक दुर्ग। कितने हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन कहां पर है ये जरूरी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है हमारे जयपुर के अंदर। कहां पे, जयपुर में। अगर भारत में बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर होंगे, भारत में पूछा जाए तो कहां पर होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, लेकिन राजस्थान में जयपुर में। अब साथियों ये तो हो गया कि ज्यादा कहां पे है। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि साथियों राजस्थान के अंदर पहला कौन सा दुर्ग बना था। तो देखिएगा, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा था, सबसे पहले कौन सा दुर्ग बना राजस्थान में, सबसे पहला किला कौन सा बना राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा था। तो राजस्थान में निर्मित जो प्रथम दुर्ग था, वो प्रथम दुर्ग कौन सा था, भटनेर दुर्ग था। भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर है क्या, भटनेर दुर्ग, ठीक है, ये भटनेर दुर्ग है, ये क्या है, राजस्थान का प्रथम दुर्ग था, प्रथम निर्मित दुर्ग था राजस्थान का भटनेर। साथियों कब बना, 298 ईस्वी के अंदर ये दुर्ग बन गया था। 298 ईस्वी के अंदर ये दुर्ग बन गया था, यानी कि राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग भी कह सकते हैं। अब साथियों बात करें कि सबसे अंतिम निर्मित दुर्ग, राजस्थान का सबसे अंतिम निर्मित दुर्ग यानी कि जो सबसे लास्ट में बना है, तो साथियों लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है, लोहागढ़ दुर्ग। और ये लोहागढ़ दुर्ग कब बनता है, 1733 ईस्वी के अंदर बनता है, 1733 ईस्वी के अंदर बनता है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर। तो सबसे पहला दुर्ग कौन सा है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। सबसे अंतिम दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और साथियों उन दुर्गों की खास बात क्या है कि ये दोनों दुर्ग है वो मिट्टी से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं, आपको भी साथ साथ में लिखते जाना है, इंपोर्टेंट नॉलेज है कि साथियों मिट्टी से निर्मित राजस्थान के दुर्ग है कौन सा, एक तो भटनेर जो सबसे पहले बना था, ठीक है, और एक सबसे अंतिम बना है कौन सा, लोहागढ़। और इन दोनों की क्या खास बात है, ये दोनों मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, राजस्थान के अंदर मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। कैसे मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, ये सिर्फ मिट्टी से बने हुए हैं, पत्थरों या ईंटों का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। किससे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं ये दुर्ग। उसके बाद देखिएगा साथियों, ये आपके यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे दुर्ग की जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो अंग्रेजों ने बनाए हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिएगा भाई, अंग्रेजों के अंदर आपको पता है हमारे घोड़े वाला बाबा थे, कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। तो टॉडगढ़ दुर्ग आपने सुना होगा, टॉडगढ़ दुर्ग। ये टॉडगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है टॉडगढ़ दुर्ग। और ये दुर्ग किसने बनाया था, तो साथियों कर्नल जेम्स टॉड ने इनका निर्माण कराया था। किसने, कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। इनकी ऐसा कह सकते हैं कि ये दुर्ग है वो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा बना हुआ है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है टॉडगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। और ये टॉडगढ़ है कहां पे, तो साथियों ब्यावर के अंदर है। कहां पर है, ब्यावर अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना, ब्यावर, ब्यावर अजमेर के अंदर है। गांव पूछे तो बोराशवाड़ा गांव हो जाएगा, ब्यावर अजमेर के अंदर, जो अंग्रेजों ने बनाया है। इसी प्रकार कुछ ऐसे दुर्ग भी है जिनको व्यापारियों ने बनाया है। किसने बनाया, व्यापारियों ने बनाया। तो साथियों देखिएगा कुछ ऐसे दुर्ग है जैसे भैंसरोड दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात की जाए, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण साथियों व्यापारियों ने कराया है। किसने कराया, व्यापारियों ने कराया है। आप कहोगे अंग्रेज भी तो व्यापारी बन के आए थे, हाँ भाई, लेकिन वो अंग्रेज हो गए भाई, राज करने लगे थे, ठीक है, व्यापारी बन के आए और फिर लुटेरे बन गए। तो साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण व्यापारियों ने कराया। यहाँ पे व्यापारियों का नाम क्या था, भेला शाह और रोड़ा व्यापारी। एक व्यापारी का नाम था भेला शाह और दूसरा व्यापारी था रोड़ा।
इन दोनों व्यापारियों ने मिलकर एक दुर्ग का निर्माण कराया, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाया, और ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो ये याद रखना, आपको ऐसे दुर्ग के नाम आपको क्या होंगे, याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ बेसिक से नाम होते हैं जिनके दूसरे नाम है वो आपको याद रखने, दुर्गों के दूसरे नाम नहीं बल्कि उनको श्रेणी के आधार पर रखा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि नवकोटि दुर्ग क्या है, बताओ भाई मारवाड़ वालों, नवकोटि दुर्ग क्या हो जाएगा, नवकोटि दुर्ग क्या है, आता है भाई नवकोटि दुर्ग क्या है। तो साथियों मारवाड़ के अंदर 9 दुर्गों को नवकोटि दुर्ग कहा गया। मारवाड़ के जो 9 दुर्ग है, ठीक है, मारवाड़ के 9 दुर्ग, मारवाड़ के जो 9 दुर्ग है, इस 9 दुर्गों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, मारवाड़ के 9 दुर्गों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, नवकोटि कहा गया है, नवकोटि, ठीक है। मारवाड़ के 9 दुर्गों को क्या कहा जाता है, नवकोटि कहा गया, इतना याद रखना। उसके बाद एक आता है कागमुखी दुर्ग किसे कहा जाता है, कागमुखी दुर्ग, काग का मतलब क्या होता है, कोए जैसा, कोए जैसा मुख, ठीक है। काग का मतलब क्या होगा, इनके कोए जैसा मुख कैसा, आगे से संकरा और पीछे से फैला हुआ, कोए की चोंच संकरी है, पीछे से पंख वगैरह फैले हुए, इनके कागमुखी दुर्ग का मतलब क्या होगा, आगे से क्या होगा साथियों, आगे से संकरा होगा, ठीक है, आगे से संकरा होगा और पीछे से पूरा दुर्ग क्या होगा, फैला हुआ होगा। तो ऐसा दुर्ग कौन सा है, पीछे से फैला हुआ, तो ऐसा दुर्ग कौन सा है, तो हमारा जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग है वो क्या है, कागमुखी दुर्ग है, ध्यान रखना। कागमुखी दुर्ग का पूछ लिया जाए तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो क्या दुर्ग है, कैसा दुर्ग है, कागमुखी दुर्ग है। उसके बाद साथियों आगे बात की जाए तो एक होती है पाशीब दुर्ग के बारे में पहले बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक होती है साथियों पाशीब, तो साथियों दुर्ग के दीवार पर आक्रमण करने के लिए जो आक्रमणकारी मिट्टी का चबूतरा बनाते हैं उसको कहते हैं पाशीब। जैसे मान लिया कि ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत है और इस पर्वत के यहाँ पे क्या बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पे साथियों दुर्ग बना हुआ है, और यहाँ पे कोई आक्रमणकारी आया है, वो अटैक करने आया है इस दुर्ग पर। तो भाई देखिए इतने नीचे से ये दुर्ग इतना ऊंचाई पर है और ये इतने नीचे खड़े, तो अटैक तो नहीं कर सकते ना। तो ये क्या करते, जैसा अकबर ने किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए, रेत का चबूतरा बनाते। इस दुर्ग की हाइट के बराबर क्या बनाएंगे, देखिएगा हाइट ज्यादा हो गई, एक बार समझा देता हूं। ये साथियों कोई पर्वत है, इस पर्वत पर यहाँ पे बना हुआ है कोई दुर्ग, क्या बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, और यहाँ पे कोई आक्रमणकारी इस दुर्ग पे अटैक करने आते, तो यहाँ से तो खड़े खड़े तो चढ़ाई करनी पड़ेगी, और चढ़ाई वो करने देंगे नहीं भाई, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इस दुर्ग के हाइट के बराबर क्या बनाएंगे, चबूतरा बनाएंगे रेत का। यहाँ पे क्या करेंगे, ये दुर्ग की हाइट इतनी है ना, तो यहाँ से ये अटैक कर सके आराम से, तो इतना बड़ा क्या बनाएंगे, रेत का चबूतरा बनाएंगे। अब चबूतरे का मतलब क्या होता है, मारवाड़ी में कहते हैं धोरा, ऊंचाई हाइट बनाएंगे, रेत को इकट्ठा करके धोरा बनाएंगे, ऐसे कह सकते हैं, जो मरुस्थल में होते हैं उनसे बड़े बड़े। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तोपें वोपें जो भी होगी, फिर यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि नीचे से तोप भी तो इतनी ऊपर नहीं जा सकती। यानी कि रेत का जो चबूतरा बनाया जाता है उस चबूतरे को क्या कहा जाएगा साथियों, पाशीब कहा जाएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये पाशीब क्या होती है। उसके बाद साथियों एक होती है बुर्ज, क्या होती है, बुर्ज। ये बुर्ज क्या होती है, क्योंकि आपको कभी कभी मिलेगा जैसलमेर दुर्ग के अंदर इतनी बुर्जें हैं, जोधपुर दुर्ग के अंदर इतनी बुर्जें हैं, पहले पता होना चाहिए कि ये बुर्ज होती क्या है, फिर हम ज्ञात करेंगे, पता लगाएंगे कि कितनी किस दुर्ग में कितनी बुर्जें हैं। तो साथियों क्या होता है, किला होता है ना, किले के अंदर साथियों किले की सुरक्षा के लिए, उसकी निगरानी के लिए क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं किले की सीमाओं पर। तो किले की जो सीमाएं होती है उस पर एक छोटा सा ऐसा बना हुआ होता है जहां पे क्या करते हैं, सैनिक रहते हैं, सैनिकों के रहने का स्थान कह सकते हैं। यानी कि किले की सुरक्षा के लिए जो सैनिकों के रहने का स्थान होता है, उस सैनिकों के रहने के स्थान को क्या कहा जाएगा, सैनिकों के रहने का स्थान होता है, उसको कहा जाएगा बुर्ज। ठीक है, जो सैनिक कौन से सैनिक, एक तो भाई घर पे भी रहते हैं, किले के अंदर भी रहते हैं, लेकिन जो सैनिक होते हैं, ठीक है, सैनिकों के रहने का स्थान, कौन से सैनिक, जो दुर्ग की चौकीदारी करते हैं, दुर्ग का जो सुरक्षा का काम संभालते हैं, ठीक है, तो रहने का स्थान होता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, बुर्ज कहा जाता है। तो ये चीज भी पता चल गई कि बुर्ज क्या होती है। उसके बाद देखिएगा किले की आत्मा आती है, क्या आती है, किले की आत्मा। प्रश्न आता किले की आत्मा किसे कहा जाता, किसी दुर्ग की आत्मा किसे कहा जाता। साथियों ये होता है कोई दुर्ग, और इस दुर्ग के अंदर वापस क्या होता है, लघु दुर्ग होता है, छोटा दुर्ग और होता है, ठीक है। और इस लघु दुर्ग के अंदर क्या रहते हैं, सैनिक भी रहते हैं। इस लघु दुर्ग में सैनिक भी रहते हैं, बुर्ज में सैनिक भी रहते हैं। तो साथियों देखिएगा
यहां से ध्यान रखना, जो ये लघु दुर्ग है, कौन सा वाला, दुर्ग के अंदर वापस दुर्ग, यानी कि दुर्ग की आत्मा कहलाएगा। दुर्ग के अंदर वाला दुर्ग यानी जिसे हम कहेंगे लघु दुर्ग, इस लघु दुर्ग को क्या कहेंगे, जीव रेखा कहेंगे, दुर्ग की जीव रेखा, या फिर क्या कहेंगे, किले की आत्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, किले की या दुर्ग की क्या कहेंगे, आत्मा कहेंगे। तो किले की जीव रेखा या किले की आत्मा किस दुर्ग को कहा जाएगा, लघु दुर्ग को कहा जाएगा, किले की जीव रेखा या किले की आत्मा। तो ये दुर्गों के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है और आपको मेरे हिसाब से अब याद भी हो गई होगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का गौरव। हाँ, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया तैयार हो जाओ। वो दुर्ग है जहां पे गौरव से पूरा पूरा भरा हुआ है। उस दुर्ग के बारे में सुनकर ही आपको गर्व महसूस होता है कि यहाँ पे कभी किसी की नाक नहीं झुकी, और उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सब मोटिवेशन के साथ रहेंगे, पूरे जोश और जुनून के साथ रहेंगे। हम पढ़ेंगे साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है, कहां पे है, क्या है, थोड़ा सा बेसिक से पढ़ाऊंगा, डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, ताकि एग्जाम के अंदर आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, हाँ, एक तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो उसमें थोड़े चांसेस होते हैं छूटने के, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम तो पूरा पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के अंदर उसमें से बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस दुर्ग की बात करें तो मैंने आपको बताया ये दुर्ग कैसा है, गिरी दुर्ग है, पर्वत पर बना हुआ दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, पर्वत पर बना हुआ दुर्ग है। तो वो तो आपको याद रखना है कि दुर्ग किस श्रेणी में आएगा, गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंदर आएगा। गिरी दुर्ग है। उसके बाद देखिएगा, गिरी दुर्ग है तो किसी पर्वत या पठार पर होगा, तो कौन से पठार पर स्थित है, तो साथियों मेसा का पठार है। एग्जाम में प्रश्न आता मेसा का पठार कहां पे स्थित है, और आप वहां पे ऑप्शन में टिक करके आते हो चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो मेसा का पठार है। कौन सा पठार, मेसा का पठार है। मेसा के पठार पर स्थित है ये दुर्ग, मेसा के पठार पर स्थित है। किस दुर्ग, किस पहाड़ी या पर्वत पर स्थित है, तो मेसा का पठार है, उस पठार पर स्थित है। पठार है तो कितना ऊंचा है, तो साथियों ऊंचाई मापी जाती है एक तो धरातल से और एक समुद्र तल से। तो हम यहाँ पे मापते हैं समुद्र तल से। तो समुद्र तल से ये जो दुर्ग है ये लगभग 1850 फीट ऊंचा है। कितना, 1850 फीट ऊंचा है ये दुर्ग। कहां से, समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा दुर्ग है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, मेसा के पठार पर स्थित है। ठीक है, दो दो तीन तीन लाइनें लिखाता जाता हूं, वैसे वैसे लिखते जाओ, फिर मैं वापस साफ करके और लिखाता जाऊंगा। अब साथियों देखिएगा, मेसा का पठार है, किन नदियों के संगम पर यह दुर्ग आता है, तो साथियों गंभीरी और बेड़च के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। एक तो नदी का नाम है गंभीरी और दूसरी नदी का नाम क्या है, बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदी के क्या बना हुआ है, संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। ध्यान रखना, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। और इस दुर्ग की लंबाई कितनी है, तो लगभग 8 किलोमीटर इस दुर्ग की लंबाई है। कितनी है, 8 किलोमीटर लगभग इसकी साथियों क्या है, 8 किलोमीटर लगभग साथियों इस दुर्ग की लंबाई मानी गई है। और चौड़ाई की बात करें, कितना चौड़ा दुर्ग है, तो 2 से 3 किलोमीटर की क्या है, चौड़ाई है। यानी कि कह सकते हैं बहुत ही बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है, बहुत ही बड़ा दुर्ग है। ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा दुर्ग है। 8 किलोमीटर की लंबाई है और 3 किलोमीटर की चौड़ाई है, 2 से 3 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, बता दूं, राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। साथियों इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और भी कुछ उपनाम है, ये तो आपने लिख लिया होगा। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो लिखते ही फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, बाद में लिखते रहना भाई। और कोई बात नहीं, अब तो वीडियो अपलोडेड है तो आप थोड़ी सी इसकी स्पीड कम ज्यादा करके भी लिख सकते हैं या पॉज करके भी लिख सकते हैं। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और क्या क्या कहा जाता है, चित्रकूट भी कहा जाएगा। इस दुर्ग को चित्रकूट भी कहते हैं। और साथियों चित्रकूट के साथ साथ इनके मैं उपनाम आपको लिखा देता हूं पहले सारे के सारे, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या है। तो लिखिए भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हम क्या पढ़ रहे हैं, उपनाम पढ़ रहे हैं, इनके और क्या क्या नाम है। तो मेरे भाइयों और बहनों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस दुर्ग को क्या कहा जाएगा, चित्रकूट दुर्ग कहा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो इस दुर्ग को क्या कहेंगे, चित्रकूट दुर्ग कहेंगे।
उसके बाद देखो और क्या क्या कहा जाएगा, तो दुर्गों का सिरमौर कहेंगे। क्विज के अंदर मैंने आपको पूछा था कि कमेंट बॉक्स में बताना है दुर्गों का सिरमौर किसे कहेंगे। रामराज्य वगैरह ऐसे बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया था। हाँ, जो कमेंट में वक्त देता हूं वो करते हैं, तो आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वालों पढ़ाई अभी भी शुरू कर दो, समय है। बुरी बात यह है कि समय चला गया, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। इसको दुर्गों का सिरमौर कहा जाएगा। साथियों, मालवा का प्रवेश द्वार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जो मालवा क्षेत्र है, मालवा का क्या है, ये प्रवेश द्वार है। मालवा के अंदर एंट्री कहां से होती है, यहां से होती है, तो मालवा का प्रवेश द्वार कहेंगे। राजस्थान का गौरव क्या है भाई, ये राजस्थान का गौरव है। राजस्थान रो गौरव कौन सो दुर्ग भाई, चित्तौड़ रो दुर्ग। ठीक है, राजस्थान का गौरव कहा जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और त्याग और बलिदान का प्रतीक है, क्या है यहाँ, त्याग व बलिदान का प्रतीक कौन सा दुर्ग है, तो त्याग व बलिदान का प्रतीक है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। याद रह जाएगा, रह जाएगा। त्याग और बलिदान का प्रतीक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, त्याग और बलिदान का प्रतीक। अक्षरों की आकृति सही नहीं दिखे, मोड़ वोड़ सही नहीं है भाई, पेन मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आपको तो मैं बोल रहा हूं समझ में आ ही रहा होगा। उसके साथ साथ इसको और क्या क्या कहा जाएगा देखिएगा, हमने और क्या क्या कहा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाएगा। राजस्थान का दक्षिणी, ठीक है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी किसे कहा जाएगा, मालवा का प्रवेश द्वार या राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाएगा। तो ये तो इसके उपनाम थे जो आपको याद रखने हैं। अब इसके बारे में और क्या क्या बातें हैं ये अगर आपने लिख दिया हो तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा लिख देता हूं। इस दुर्ग के अंदर क्या करते हैं, कुछ निवास करते हैं लोग, क्या करते हैं साथियों, इस दुर्ग के अंदर रहते हैं। तो इस दुर्ग के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखता हूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। क्या है, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है जिसके अंदर लोग रहते हैं, किले के अंदर लोग रहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है, आवासीय किला कह सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो ये तो इस दुर्ग के उपनाम है। इस दुर्ग की क्या स्थिति है, क्या इसकी भौगोलिक स्थिति है, कितना ऊंचा है, क्या नहीं है, क्या है, वो हमने देखा। अब भाई बात करते हैं इतिहास की, किस दुर्ग का निर्माण किसने कराया, इस दुर्ग के अंदर ऐसी क्या क्या खास बात है जो इनको अन्य दुर्गों से अलग बनाती है। तो मेरे भाइयों और बहनों देखिएगा, बात करें अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण की, तो साथियों ये दुर्ग मौर्यों द्वारा बनाया गया है, ना कि सिसोदिया राजवंश द्वारा। ये दुर्ग बनाया था साथियों, मौर्य शासक था चित्रांगन मौर्य। किसने बनाया है, चित्रांगन मौर्य ने बनाया था ये दुर्ग। चित्रांगन मौर्य ने ये दुर्ग बनाया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया, चित्रांगन मौर्य ने कराया। तभी इसका नाम रखा गया था चित्रकूट। चित्रकूट दुर्ग क्यों कहा जाता है, चित्रांगन मौर्य ने नाम रखा था चित्रकूट दुर्ग, लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ गया। क्या पड़ गया, चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ पड़ गया। तो ये तो आपको पता चल गया कि इसका निर्माण है वो किसने कराया था, चित्रांगन मौर्य या चित्रांग मौर्य भी कहा जाता, मौर्य या मौर्य भी कहा जाता, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। ये किसने कहा, ये साथियों कुमारपाल प्रबंध है उसमें लिखा गया है। लेकिन साथियों देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा है कि इस दुर्ग का जो अंतिम शासक था वो कौन था, मौर्यों ने तो कराया, अंतिम मौर्य शासक कौन था भाई, फिर ये गोहिल वंश के पास आ गया। ठीक है, चित्रांगन मौर्य ने निर्माण कराया, मतलब मौर्यों का दुर्ग था, लेकिन साथियों फिर ये गोहिल वंश के पास आ गया। तो बताओ भाई अंतिम शासक कौन था, मौर्य। अंतिम मौर्य शासक कौन था, किस मौर्य के पास से दुर्ग हड़पा गया था या लिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका जो अंतिम मौर्य शासक था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो अंतिम मौर्य शासक था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साथियों अंतिम मौर्य शासक था वो मान मौर्य था। कौन था, मान मौर्य था। कौन सा था भाई, मान मौर्य। मौर्यों के अंदर मान मौर्य नाम था उसका, वो इस दुर्ग का अंतिम शासक था। और भाई तो फिर ये कहा अंतिम शासक वो था, इसके बाद इसका क्या हुआ साथियों, बप्पा रावल, जिसको काल भोज भी कहा जाता है। किसका नाम, बप्पा रावल या काल भोज। 734 ईस्वी के अंदर, 734 ईस्वी में बप्पा रावल या फिर बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या है, काल भोज। बप्पा रावल या काल भोज ने साथियों इस दुर्ग को क्या कर लिया, इस मान मौर्य से छीन लिया था। क्या कर दिया, छीन लिया था और अपना राज जमा लिया था। तो ये दुर्ग है वो मेवाड़ राजघराने के पास कैसे आया आपको पता चला। ये दुर्ग का सबसे पहले निर्माण किसने कराया था, चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य ने कराया था। और इस अंतिम मौर्य शासक था मान मौर्य। फिर ये दुर्ग आता है मेवाड़ राज परिवार के पास, कैसे 734 ईस्वी में बप्पा रावल या काल भोज भी कहते हैं,
उन्होंने साथियों इस दुर्ग को क्या कर लिया, मान मौर्य से छीन लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग नाम हो गया चित्रकूट से चित्तौड़गढ़, ये आप ध्यान रखना। लेकिन साथियों ये तो यहां पे माना जाता है कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि इस दुर्ग को बप्पा रावल या काल भोज ने छीना था। लेकिन साथियों एक और हमारे इतिहासकार आते हैं दशरथ शर्मा। कौन आते हैं, दशरथ शर्मा। और ये दशरथ शर्मा भाई कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं, ये झूठा है। क्या है, ये झूठा है और जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है वो झूठे हैं और जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता कौन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता कौन है। तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम विजेता है वो अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा के अनुसार कौन है, रावल जैत्र सिंह है। कौन है, रावल जैत सिंह। रावल जैत्र सिंह है। कौन है, रावल जैत्र सिंह। ये किसने कहा, ये कहा है दशरथ शर्मा ने। तो साथियों कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता कौन है, काल भोजिया बप्पा रावल। लेकिन दशरथ शर्मा कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता कौन है, तो रावल जैत सिंह है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा और अगर आएगा तो भी पूछा जाएगा दशरथ शर्मा के अनुसार राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका प्रथम विजेता कौन है, तो रावल जैत सिंह हो जाएगा, रावल जैत सिंह। और अगर पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो गुइल वंश की नींव वगैरह किसने रखी थी, तो आपको याद रखना काल भोजिया बप्पा रावल इसके प्रथम विजेता थे। तो ये तो आपको यहां से पता चल गया। अब साथियों इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता, बताओ भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता क्या किसे कहा जाता। बाद में इस दुर्ग को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित किया था। हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्ग वगैरह बनाए, सर्पिलाकार मार्ग, ठीक है। तो इस दुर्ग का यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साथियों आधुनिक निर्माता किसे कहा जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो आधुनिक निर्माता किसे कहेंगे। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे किनको, महाराजा कुंभा को, महाराजा या महाराणा कुंभा, ठीक है। महाराणा कुंभा, महाराणा तो महाराणा प्रताप के ही लगता है भाई और किसी के नहीं लगता है, तो हम लिख देते हैं राणा कुंभा ने। किसने, राणा कुंभा ने, ठीक है। राणा कुंभा थे, उन्होंने इस दुर्ग का अंदर क्या कराया था, सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण कराया था। ऐसे ऐसे मार्ग था भाई, ठीक है, ऐसे 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 सर्पिलाकार मार्ग था। तो इस सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने कराया। किस दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या कराया साथियों, सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया। सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण कराया तो राणा कुंभा को क्या कहा गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता क्या किसे कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है। अब साथियों देखिएगा, इससे एक बात में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने। एग्जाम के अंदर क्या प्रश्न आता है, एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि देखिए श्रृंगार चौरी है वो कहां पर स्थित है। श्रृंगार चौरी क्या आता है, श्रृंगार चौरी है वो कहां पर स्थित है, तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, याद रखना। श्रृंगार चौरी कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित है श्रृंगार चौरी। मैं यहाँ पे जो भी इंपोर्टेंट है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है उन सबको एक बार लिखने की यहाँ पे कोशिश करता हूं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। साथियों देखिए गोरा बादल महल, आपने सुना होगा। गोरा और बादल कौन थे, राव रतन सिंह के क्या थे भाई, बताओ उनके क्या थे, सैनिक थे क्या। देखिएगा हाँ, क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो गोरा बादल ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। देखिए साथियों, तो इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है, तो एक तो गोरा बादल महल है, मैं यहां से लिख देता हूं क्या क्या है, गोरा बादल महल। ये सब कहां पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था। फटाफट से लिखते जाएंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर गोरा बादल महल है। उसके बाद क्या है, भामाशाह, जिन्होंने क्या किया था, हाँ महाराणा प्रताप की हेल्प की थी, तो भामाशाह की हवेली भी कहां पर है, भामाशाह की हवेली भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। पद्मिनी की हवेली, ठीक है, पद्मिनी, ठीक है, पद्मावती फिल्म भी आई थी भाई, विरोध भी हुआ, ठीक है। तो ये पद्मिनी की जो हवेली है, ये पद्मिनी की हवेली कहां पे, राव रतन सिंह की पत्नी, ठीक है, पद्मिनी। तो पद्मिनी की हवेली कहां पर है, ये भी साथियों स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। उसके बाद साथियों कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कीर्ति या फिर विजय स्तंभ। जब हम राजस्थान के महल पढ़ेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा ये कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ भी हम पढ़ेंगे, किसने निर्माण कराया, क्यों कराया, सब पढ़ेंगे, किसके विजय के उपरांत कराया, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ कहां पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके साथ साथ यहाँ पे साथियों जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है, क्या है, जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। तो ये जैन कीर्ति स्तंभ भी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कालिका माता का मंदिर भी है
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या क्या है, कालिका माता का क्या है, मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और साथियों ये कालिका माता का मंदिर, ये कैसा मंदिर है, सूर्य मंदिर है, ठीक है, भगवान सूर्य का मंदिर है कालिका माता का मंदिर। उसके बाद और क्या क्या है, तो देखिए भाई सारे के सारे लिख देता हूं, और क्या क्या है, तो मीरा और कृष्ण का मंदिर भी है, मीरा और कृष्ण का क्या है, मीरा और कृष्ण का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राणा सांगा ने कराया था, ध्यान रखना। कुंभ स्वामी का मंदिर या वराह मंदिर, क्या है, कुंभ स्वामी मंदिर या फिर क्या हो जाएगा, वराह मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर या वराह मंदिर चित्तौड़ में है, जिसका निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने कराया। देखिए यहाँ जिसका इंपोर्टेंट है वो लिख देता हूं, मीरा या कृष्णा मंदिर का निर्माण कराया था सांगा ने, कुंभ स्वामी और वराह मंदिर का निर्माण कराया था किसने, कुंभा ने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और क्या क्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, त्रिभुवन नारायण या भोज या समदेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर, क्या क्या कहेंगे, त्रिभुवन मंदिर, ठीक है, त्रिभुवन, या फिर कहेंगे समदेश्वर, ठीक है, समदेश्वर और क्या क्या कह सकते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाओ, जो लिख रहा हूं उसमें पता नहीं चलेगा। समदेश्वर मंदिर और मोकल मंदिर भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, मोकल मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण कराया था राणा मोकल ने, किसने कराया था, मोकल ने कराया था। यहां पे मैं लिख देता हूं कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मोकल ने कराया था। उसके बाद देखिएगा और क्या क्या है इस मंदिर में, तो हमने अभी पढ़ा था तुलजा भवानी का मंदिर, क्या, तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर था, तो बनवीर ने बनाया था, चित्तौड़गढ़ में था, राजस्थान में एकमात्र है, आपने पढ़ा था। उसके बाद साथियों देखिए बनवीर ने एक और चीज यहां पे बनाई थी, क्या बनाई थी, नवकोटा भंडार भी बनवीर ने बनाया था। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नवकोटा भंडार बना हुआ है, जो किसने बनाया, बनवीर ने बनाया। तो नवकोटा भंडार, ये नवकोटा भंडार क्या है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और इन दोनों का निर्माण किसने कराया था, बनवीर ने कराया था, ठीक है, बनवीर ने कराया, किसने कराया, बनवीर ने कराया। तो एक बार रिवाइज कीजिए फटाफट से। उसके बाद यहाँ पे सतबीस देवरी जैन मंदिर है, महादेव मंदिर भी है, कुंडकेश्वर भी है, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या है, एक बार मेरे साथ आप रिवाइज कीजिए, बोलिए मेरे साथ साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या है, ताकि आपको याद रह सके। गोरा बादल का महल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जब मुगलों की सेना ने गढ़ चित्तौड़ को घेर दिया तो राव रतन सिंह सन गोरा बादल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद भामाशाह की हवेली कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। पद्मिनी की हवेली चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ कहां है, चित्तौड़गढ़ में। कालिका माता का सूर्य मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। मीरा कृष्णा मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ में। कुंभ स्वामी मंदिर, वरा मंदिर, त्रिभुवन मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और नवकोटा भंडार, ये कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। उसके बाद और क्या क्या है, तो सतबीस देवरी एक जैन मंदिर है, क्या है, सतबीस देवरी, मंदिर का नाम है सतबीस देवरी, क्या नाम है, सतबीस देवरी। और ये सतबीस देवरी साथियों क्या है, एक जैन मंदिर है। सतबीस देवरी एक जैन मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। उसके बाद कुंकुडेश्वर महादेव मंदिर है, क्या है, कुंकुडेश्वर महादेव मंदिर। ये कुंकुडेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है, कुंकुडेश्वर महादेव मंदिर है साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, कुंभा ने कराया। कुंभा ने यहाँ पे बहुत कुछ किया, सर्पिलाकार मार्ग बनाया, मंदिरों का निर्माण वगैरह कराया, इसकी मरम्मत कराई, ठीक है। तो इसको कुंभा को कहा गया था इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है मैंने आपको बताया। श्रृंगार चौरी है जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या याद रखना है, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फतेह प्रकाश महल वगैरह है, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे यह आती है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बहुत सारे आक्रमण हुए। सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहली बार आक्रमण किसने किया, बताओ मेरे भाइयों, किसी को जानकारी है क्या। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फर्स्ट बार आक्रमण किसने किया, फर्स्ट बार आक्रमण, प्रथम बार आक्रमण किसने किया, बताओ। तो साथियों अफगानिस्तान का एक शासक था, अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो सूबेदार मामू। क्या नाम था, सूबेदार मामू था, सूबेदार मामू। ये सूबेदार मामू कहां का था, अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान का। इसने सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या किया था, अटैक किया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहले अटैक किसने किया, सूबेदार मामू, अफगानिस्तान का था, उसने किया था। अब बात करते हैं श्रृंगार चौरी की, जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपको क्या होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए कि श्रृंगार चौरी क्या है। तो देखिएगा विशेषतः साथियों एक जैन मंदिर माना जाता है,
क्या है इसकी सच्चाई, क्या है क्या नहीं है, अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये श्रृंगार चवरी क्या है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ये तो हम चित्तौड़ पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं, पता है आपको। साथियों ये शांतिनाथ है, जो जैनों के हैं शांतिनाथ जी महाराज, शांतिनाथ जैन मंदिर माना गया है। क्या माना गया है? ये शांतिनाथ का जैन मंदिर है। क्या है? शांतिनाथ का जैन मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसको श्रृंगार चवरी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका साथियों जो निर्माण है वो इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार चवरी का निर्माण किसने कराया था? वेलका ने कराया था, वेलका ने कराया था इसका निर्माण। और साथियों ये जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो महाराणा कुंभा थे, कुंभा की क्या थी पुत्री रमाबाई, उनका विवाह भी यहाँ पे किया गया था। ठीक है, श्रृंगार चवरी के अंदर एक विवाह हुआ था। किसका विवाह? यहाँ पे साथियों किसका विवाह हुआ था? तो राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का, कुंभा की पुत्री थी। ठीक है, कुंभा की पुत्री थी कौन? रमाबाई। इस रमाबाई का विवाह कहाँ पे हुआ था? रमाबाई का विवाह यहीं पे हुआ था, श्रृंगार चवरी शांतिनाथ के जैन मंदिर के अंदर। ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी होगी। उसके बाद साथियों और इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है? तो फतेह प्रकाश महल कहाँ पर स्थित है? फतेह प्रकाश महल। तो फतेह प्रकाश महल साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। क्या है? फतेह प्रकाश महल। इसका निर्माण किसने कराया? तो साथियों महाराजा फतेह सिंह ने कराया होगा। बिल्कुल, फतेह सिंह ने कराया था फतेह प्रकाश महल का निर्माण। उसके बाद वर्तमान में साथियों ये क्या है? एक संग्रहालय है। ये अब संग्रहालय बन गया, फतेह प्रकाश संग्रहालय। अब क्या है? संग्रहालय है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। उसके बाद साथियों बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वार की, चित्तौड़गढ़ के कुल कितने द्वार है? तो साथियों 7 द्वार है। कितने द्वार है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 द्वार है। कितने गेट है? 7 गेट है। याद रह जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने गेट है, कितने द्वार है? 7 द्वार है। अब देखिए यहां से जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, कि ये तो गांठ बांध के नींद को अगर रात को 2 बजे उठा देना कोई कि उठ भाई खड़ा हो बता फतेह प्रकाश महल कहां पर स्थित है, तो याद होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है फतेह प्रकाश महल। यूं नहीं कि पानी का लोटा ला फिर बताता हूं भाई, वो काम नहीं आएगा। इनकी एकदम अच्छे से रटना क्या है, आपको रात को भी याद रहे ऐसा क्या करना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पर मैं ना विश्वास करता था ना आप करते, ना एग्जामिनर मेरा चाचा है ना आपका चाचा है। ठीक है, तो वो तो पेपर जैसा बनाएगा हमें तो वही आंसर देना पड़ेगा, तो सबको पढ़ना पड़ेगा या तैयार रहना पड़ेगा। तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? 7 द्वार है। इन 7 द्वारों के नाम क्या क्या है? तो भाई शुरू कीजिएगा 7 द्वारों के नाम। ठीक है, यहां पे लिखिएगा साथियों, देखिएगा 7 द्वारों के अंदर पहले द्वार की नाम बात करूं तो पांडनपोल द्वार है। क्या नाम है? पांडनपोल। क्या द्वार का नाम है? पांडलपोल द्वार। ठीक है, पांडन या पांडवपोल द्वार है। दूसरा क्या है? तो भैरवपोल है। क्या है? भैरवपोल। दूसरे द्वार का नाम भैरवपोल है। यह आपको रटना नहीं है, बस समझ लेना एक बार। तीसरा पोल है हनुमान पोल। क्या है? हनुमान पोल। चौथा है गणेश पोल। क्या है? गणेश पोल। पांचवा क्या है? जोड़ला पोल। क्या है? जोड़ला पोल। और छठा क्या है? लक्ष्मण पोल। क्या है? लक्ष्मण पोल। और 7वां क्या है? राम पोल। क्या है? राम पोल। ये इसके 7 द्वार है। याद रह जाएगा 7 द्वार। अब देखिए साथियों, इनको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहां पे अच्छे से नाम आए यार, राम लक्ष्मण गणेश हनुमान। आए या नहीं आए? तो देखिएगा राम लक्ष्मण हनुमान, ये तो आपको डायरेक्ट याद रह जाएंगे, तीनों साथी थे राम लक्ष्मण हनुमान। उसके बाद क्या आया? गणेश भैरव पांडव जोड़ला। ठीक है, गणेश भैरव पांडव और जोड़ला, ऐसे याद रखो। राम लक्ष्मण हनुमान गणेश भैरव पांडव जोड़ला चित्तौड़गढ़ के 7 द्वार है। कौन कौन से? राम लक्ष्मण हनुमान गणेश भैरव पांडव जोड़ला। राम लक्ष्मण हनुमान और क्या थे? गणेश भैरव। क्या थे? गणेश भैरव और पांडव क्या थे? जोड़ला थे। तो ये 7 दुर्ग आप याद कर लो। इन 7 दुर्ग नहीं, 7 नाम हैं जो आपको इस प्रकार याद रखने। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ठाकुर बाघ सिंह थे साथियों, ये बाघ सिंह कौन थे बताएंगे। साका हाका हुआ था, बाघ सिंह इनके सेनापति थे, द्वितीय साका हुआ था इनके समय। तो पांडव पोल पर क्या बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी है? ठाकुर बाघ सिंह थे। ये बाघ सिंह कौन थे साथियों? अभी मैंने आपको बताया द्वितीय साका हुआ था तब इन्होंने ही केसरिया किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। कौन से पोल पर? चित्तौड़गढ़ के पांडन पोल पर। उसके बाद देखिएगा वीर कल्लाजी राठौड़ की रत्री है। वीर कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले लोक देवता, चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए युद्ध किया था। तो भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। किनकी?
कल्लाजी को हमने पढ़ा था, कल्लाजी राठौड़ को, तो कल्लाजी की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो साथियों कल्लाजी की छतरी मैंने कहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में भी कहां पे? भैरवपोल में बनी हुई है कल्लाजी की छतरी। और फतेह सिसोदिया भाई क्या लड़े थे, पूछो मत, ठीक है। हाँ, हवा की तरह उड़ उड़कर लड़े थे, सबके सर काट दिए थे। फतेह सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है वो रामपोल पर बना हुआ है। फतेह सिसोदिया का स्मारक, किसका? फतेह सिसोदिया का स्मारक कहां पे बना हुआ है? रामपोल पर बना हुआ है फतेह सिसोदिया का स्मारक। तो ये दुर्ग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ें तो साथियों देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र लिविंग फोर्ट है जो मैंने आपको बता दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसी प्रकार राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का क्या है? एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर क्या होती है? खेती होती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब साथियों जिस दुर्ग के अंदर लोग रहते हैं तो वहां पे खेती भी तो होगी ना। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें क्या की जाती है? एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती है साथियों? जिसमें खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है। एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर क्या की जाती है? खेती की जाती है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पे क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब साथियों खेती करने के लिए तालाब भी तो होंगे, तो देखिएगा भीमलत कुंड, ठीक है, भीमलत कुंड वाला एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ठीक है। झालीबाव बावड़ी, भीमलत कुंड तालाब कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। झालीबाव बावड़ी कहाँ है? तो झालीबाव बावड़ी है, यह भी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कुंभ सागर तालाब कहाँ है? तो कुंभ सागर तालाब है, वो कुंभ सागर तालाब भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है कुंभ सागर तालाब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद हाथी सागर तालाब, तो साथियों हाथी सागर तालाब है, यह हाथी सागर तालाब भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। एंडिंग तक जुड़े रहना, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या याद रखना है। उसके बाद साथियों रत्नेश्वर तालाब, क्या नाम है? रत्नेश्वर तालाब। ये रत्नेश्वर तालाब भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है रत्नेश्वर तालाब। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। अब साथियों ये तो बेसिकली बातें होगी। अब यहां से चित्तौड़गढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। प्रश्न बनता है तो पहले तो इसके उपनामों से बनेगा, दूसरा प्रश्न अगर बनता है तो वो कहां से बनेगा? श्रृंगार चौरी से बनेगा, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ से बनेगा। लेकिन अगर तीसरा प्रश्न बनता है तो इसके साकों से बनेगा। कहां से बनेगा? साकों से। चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों 3 साके हुए। कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कितने साके हुए साथियों? 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और 3 साके कब कब हुए? तो साथियों देखिएगा, सबसे पहले साका क्या होता है, सबसे पहले तो ये बातें समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो 12वीं पास है, इतना नॉलेज नहीं था, हो सकता है 12वीं के अंदर नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी पढ़ो, अभी भी वक्त है, ठीक है। हाँ, 12वीं में तो सिर्फ आपको जो एग्जाम है, जो आपको फॉर्म भर सकते हो, उसको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, और वो मार्क्स तो मुझे विश्वास है कि आपके आ जाएंगे। तो भाई BSTC के अंदर तो आपका अभी वाला नॉलेज है वही काम आएगा। यहाँ पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे वही काम आएगी, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पढ़ोगे वही काम आएगी, हिंदी काम आएगी, इंग्लिश काम आएगी, और क्या काम आएगा आपका? जीके काम आएगा। तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ पढ़ना है ताकि एग्जाम करेक्ट कर सको। साथियों देखिए, साका होता क्या है साथियों? माना कि ये कोई दुर्ग है, इस दुर्ग पर शत्रु ने अटैक कर दिया, तो जो राजपूत थे, ये राजपूतों के अंदर क्या थी कि राजपूत कभी हार नहीं मानेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, ये इनका क्या था? धर्म था। और जो इनकी पत्नियां थी, जो स्त्रियां थी, राजपूत स्त्रियां थी, राजपूत स्त्री का धर्म क्या था कि वो किसी को मुंह नहीं दिखाएगी, मतलब पर्दे में रहते थे, ऐसा कह सकते हैं कि पर्दे में रहते थे, अपने पति के सिवा किसी के सामने नहीं आते। तो साथियों, अब विदेशी जब आक्रमण करते थे, जैसे मुगलों की बात करें तो अटैक करते थे, तो भाई ये तो सब कुछ हड़प लेते थे। तो ये क्या करते थे, जो राजपूत व्यक्ति होते थे, आदमी होते थे, वो क्या करते थे? केसरिया धारण करते थे। अब केसरिया क्या होता है साथियों? केसरिया सापा वापा या केसरिया रंग का कपड़ा धारण करके युद्ध के अंदर कूद जाते थे, और इसका मतलब यह होता था कि या तो हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण गवा देंगे या फिर शत्रु का नाश करके आएंगे। इसको कहते हैं केसरिया करना। तो एक तो होता है केसरिया, ठीक है, जो आपको समझ में आ गया। पुरुषों द्वारा क्या किया जाता था? केसरिया किया जाता था कि या तो हम मारेंगे या दूसरों को मारेंगे। और साथ ही जब पुरुष केसरिया करते थे तो अब पुरुष तो ठान के गए कि अगर वापस आएंगे तो जीत के आएंगे, नहीं तो वापस नहीं आएंगे। तो स्त्रियां क्या करती थी? जोहर करती थी। अग्नि का एक बड़ा सा कुंड होता था, उस आग के अंदर ये क्या करती थी? सभी कूद जाती थी आग के अंदर और अपने प्राण त्याग देती थी। और इस केसरिया और जोहर को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? तो केसरिया और जोहर को संयुक्त रूप से कहा गया साका। अगर केसरिया भी हो रहा है और जोहर भी हो रहा है तो क्या कहेंगे? साका। लेकिन आपको पता है जैसलमेर दुर्ग जिसमें 28 साका हुआ था,
अब आपको कि अढ़ाई शाखा, ये आधा क्या था, इनके वहां पे केसरिया हुआ था और जौहर नहीं हुआ था, तो वो पूरा शाखा नहीं गिना गया, आधा शाखा गिना गया था। ठीक है, तो ये शाखा क्या होता है वो तो अब मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं पहले शाखे की चित्तौड़गढ़ के अंदर। बड़ी दर्दनाक कहानी है, अच्छे से समझना। प्रथम शाखा कब हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर? तो साथियों बात की जाए अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम शाखे की, तो 3 शाखे हुए। पहला शाखा हुआ था साथियों 26 अगस्त के आसपास, ऐसे मान लो, डेट आपको याद नहीं रखनी, 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था, ये याद रखो। क्या याद रखो? 26 अगस्त 1303 है। 1303 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ। किसने आक्रमण किया था भाई? तो साथियों देखिए, अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी कौन था? किसने आक्रमण किया था भाई? किसी ने आक्रमण किया तभी शाखा हुआ होगा। तो आक्रमणकारी कौन था? खिलजी का नाम आपने सुना होगा। खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब आक्रमण किया? 1303 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अब शाखा होता है, तो शाखे के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। तो भाई बताओ, केसरिया किसने किया था इस दुर्ग के अंदर? तो साथियों केसरिया किया था राव रतन सिंह, तब थे यहाँ के शासक। कौन थे? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह यहाँ के शासक थे। कौन थे? रावल रतन सिंह थे साथियों, रावल रतन सिंह थे, उन्होंने किया था केसरिया। और पद्मावती, रानी पद्मिनी कहेंगे जिसको हम, क्या कहेंगे? पद्मिनी। ये पद्मिनी थी रावल रतन सिंह की पत्नी, जिन्होंने क्या किया साथियों? जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। और रानी पद्मिनी है, ये अपनी सुंदरता के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी। अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। हीरामन नाम का तोता था। तोते का नाम क्या था भाई? लिख दो। तोते का नाम क्या था? तो तोते का नाम था हीरामन। इस हीरामन तोते ने अपने मुख से बखान किया था। तोते ने खुद ने कहा था कि रानी मैंने इतना घूमा हूं, लेकिन आप जैसे सुंदर स्त्री मैंने नहीं देखी। तो हीरामन तोते रे मुखशों सुंदर रूप बखान रो। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि हीरामन तोते रे मुखशों सुंदर रूप बखान रो, यानी कि हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का गुणगान किया था। याद रह गया। रानी पद्मिनी कौन थी? रावल रतन सिंह की पत्नी थी। अरे भाई ऐसे समझो, कैसे? हाँ, मजाकिया अंदाज के अंदर समझोगे तो अच्छे से याद रहेगा। रावल रतन सिंह की पत्नी थी कौन? पद्मिनी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? चित्तौड़ आते हैं, और इनकी जिद होती है पद्मिनी को देखना, इनकी चाहत होती पद्मिनी को, ये चाहने लगते हैं और अपनी पत्नी के रूप में ले जाने चाहते हैं। तो साथियों पद्मिनी क्या करती है? इंकार करती है, क्योंकि पति धर्म था, पतिव्रता धर्म था, वो सर्वश्रेष्ठ था। तो पद्मिनी ने इंकार किया। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो धोखे से इनको प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, धोखा देना चाहता था। धोखा देकर क्या करना चाहता था? इनकी मान मर्यादा को भंग करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, दिल्ली पद भी डिगा न पायो, धोखे सोण आन ने। जो दिल्ली का पद था अलाउद्दीन खिलजी, वो भी धोखे से भी इनकी आन को नहीं डिकाया पाया। इनकी आन शान बनी रही और उन्होंने त्याग कर दिया। और क्या कर दिया? जौहर कर दिया। किसने? पद्मिनी ने। तो याद रह जाएगा, ये बेसिक सी बातें थी चित्तौड़गढ़ के किस शाखे की? प्रथम शाखे की। साथियों शाखा तो हो गया, रावल रतन सिंह जी गए, पद्मिनी गए, तो क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? क्या किया? इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद दुर्ग कर दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद दुर्ग कर दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया आपके यहाँ पे? खिजराबाद दुर्ग। किस दुर्ग को कहा जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाएगा खिजराबाद दुर्ग। और साथियों यहाँ पे इसने क्या किया था? कत्ले आम का आदेश जारी किया था। ये कत्ले आम का आदेश जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था और अकबर ने भी किया था तीसरे शाखे के अंदर। ध्यान रखना, तीसरा शाखा अकबर के टाइम हुआ था, वो भी बताएंगे। तो कत्ले आम का आदेश का मतलब क्या होता साथियों? पीछे जितने भी राजपूत लोग बचे हैं, राजपूतों की स्त्रियां बची है, उन सबको साथियों मार दिया जाता था, तलवारों से काट दिया जाता था। इसको कहा जाता है कत्लेआम। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? कत्लेआम घोषित कर दिया। तो ये बातें आपको पता चल गई। तो अब मेरे भाइयों देखिएगा, बात करते हैं दूसरे शाखे की। द्वितीय शाखा कब हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा या शाखा कहेंगे। तो ये द्वितीय शाखा कब हुआ? तो साथियों देखिए, द्वितीय शाखा होता है 1534 के अंदर। कब होता है? 1534 के अंदर होता है। और इस शाखे की खास बात यह है कि यहाँ पे केसरिया कौन करता है? साथियों देखिएगा, रानी कर्मावती तब यहाँ का शासन संभाल रही थी। कौन? रानी कर्मावती, महाराणा प्रताप की दादी माँ, उदय सिंह की माँ। तो साथियों देखिएगा, केसरिया किया था, यहाँ के सेनापति थे। ठीक है, हाँ, सेनापति थे कौन? बाघ सिंह। ये बाघ सिंह क्या थे? यहाँ के सेनापति थे।
तो सेनापति ने तो किया था केसरिया, और जो जौहर था ये जौहर किसने किया था? तो साथियों रानी कर्मावती। कौन? रानी कर्मावती ने किया था जौहर। इस कर्मावती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी। तब यहाँ के राजा कौन थे? विक्रमादित्य राजा थे, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे, शासन वासन इतना अच्छी तरीके से संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, विक्रमादित्य राजा थे। और यहाँ पे आक्रमणकारी कौन था साथियों? आक्रमणकारी कौन था? तो पड़ोसी राज्य था गुजरात। वहां के शासक कौन थे? बहादुर शाह। ठीक है, गुजरात के शासक थे उस समय, गुजरात शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। किसने किया था? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। हुआ साथियों कुछ यूं कि जो हुमायूं था, हुमायूं को महारानी कर्मावती ने क्या भेजी? राखी भेजी। साथियों देखिएगा, राजा जी शासन नहीं संभाल पा रहे थे, और जो मुख्य राजा थे उनका क्या हो चुका था? देहांत हो चुका था, वो सर्वलोक सिधार गए थे। तो रानी कर्मावती ने राखी भेजी हुमायूं को। ठीक है, हाँ, हुमायूं तब वहां दिल्ली के शासक थे, तो कहा कि मेरी हेल्प करो। गुजरात का शासक है वो बहादुर शाह जफर क्या कर रहा है? चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा है। लेकिन हुमायूं ने इनकी हेल्प करने के बजाय क्या कर दिया? हाँ, इस बहादुर शाह जफर के साथ हुमायूं भी मिल गया। ठीक है, कि हाँ करो, आराम से आक्रमण करो। तो साथियों ये यहाँ पे इसने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। और धोखा दिया तो भाई केसरिया हुआ बाघ सिंह के नेतृत्व में, जौहर हुआ रानी कर्मावती के नेतृत्व में। कब? 1534 के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरे साके की बात करते हैं साथियों। तो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका था, ये तीसरा साका कब होता है साथियों? चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका है, ये तीसरा साका होता है 1568 के अंदर। कब होता है? 1568 में होता है साथियों तीसरा साका। बहुत ही दर्दनाक कहानी, बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। ठीक है, अकबर घेर के बैठा रहा 3-4 महीने भाई। यहाँ पे साथियों जो केसरिया हुआ था, वो केसरिया किसने किया साथियों? जयमल मेड़तिया। हाँ, जयमल मेड़तिया। देखिए कलाजी तो युद्ध में शहीद हो गए, कलाजी भी साथ में थे, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे? कलाजी के चाचा जी। ठीक है, कलाजी के चाचा जी कौन? जयमल मेड़तिया। ठीक है, यहां से स्पष्ट लिख देता हूं मैं, जयमल मेड़तिया ने किया था केसरिया। जयमल मेड़तिया और कौन थे भाई? जयमल और इनके साथ थे फत्ता सिसोदिया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? इनके नेतृत्व में हुआ था साथियों यहाँ पे केसरिया। क्या हुआ था? केसरिया हुआ था जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। और साथियों यहाँ पे जौहर किसने किया था? तो ये जौहर किया था फूल कंवर ने। किसने किया? फूल कंवर ने। देखिए एक महाराणा प्रताप की पत्नी थी जिनका नाम भी फूल कंवर था, मारवाड़ की राजकुमारी, वो फूल कंवर नहीं है। ये मेरे हिसाब से कौन सी फूल कंवर है? फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर हो सकते हैं। वो फूल कंवर तो हल्दी घाटी के युद्ध तक जीवित थी, उन्होंने जौहर नहीं किया था। और साथियों यहाँ पे जो आक्रमणकारी था, वो आक्रमणकारी कौन था? तो साथियों यहाँ पे जो आक्रमणकारी था, वो आक्रमणकारी था अकबर। अकबर ने यहाँ पे क्या किया था? आक्रमण किया था। अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। और उस समय यहाँ के राजा कौन थे? तो राजा थे साथियों उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह वगैरह ये सब क्या कर देते? राज परिवार को, जो इनके सामंत होते हैं, वो सामंत क्या कहते हैं कि आपका जीवित रहना बहुत ही जरूरी है, अगर आप जीवित रहे तो आप फिर से एक नया राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं भाई, यहाँ राज परिवार को ये बाहर भेज देते हैं। महाराणा प्रताप के साथ भी धोखा होता है, यहाँ पे इनके खाने के अंदर कुछ मिला दिया जाता है और इनको भी नींद के अंदर किले से बाहर छोड़ दिया जाता है। इनके किले से सबको बाहर भेज देते हैं ताकि ये जीवित रह सके। ठीक है, इनको किले से बाहर भेज दिया। तो यहाँ पे सामंत वगैरह जो भी इनके थे और भी जो भी साथी थे, मंत्री वगैरह, उन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था और यहाँ पे जौहर हुआ था। अब साथियों ये जो उदय सिंह वगैरह राज परिवार था, अब ये राज परिवार चित्तौड़ को छोड़ के आके कहाँ पे आता है? उदयपुर का निर्माण करते हैं, उदयपुर को बसाते हैं। महाराजा उदय सिंह द्वारा बसाया गया शहर, इसलिए इस शहर को क्या कहा गया? उदयपुर कहा गया। ठीक है, और यहाँ पे भी साथियों अकबर था। इस अकबर ने क्या किया? कत्ले आम जारी किया था। कत्ले आम जारी किया था, सभी को पीछे जो भी बचे उनको मारने का आदेश दे दिया गया था। तो साथियों ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन बताई है, बेसिक है साथियों। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका पूरा पूरा याद हो गया होगा। अब एग्जाम के अंदर क्या आता है वो आपको देखिए, इतना तो रट के ही रखना है, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको लग रहा होगा 1 घंटे की क्लास हुई, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। साथियों देखिएगा, सच बात यह है, कड़वी बात यह है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है।
अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको तमतार मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 में से 10 ऐसे ही नहीं आते। जिनके 10 में से 10 आए उनको पूछो भाई आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप सबको पता चल जाएगा। एक दिन पहले यहाँ पे मजाक बन रहा था कि 8 घंटे और 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, लेकिन जब भी 10 में से 10 आए तो सबका मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। बस यही मैं चाहता हूं, ऐसा ही चाहता हूं कि बस मेहनत करते रहिए। तो साथियों, पढ़ना तो पूरा डिटेल के अंदर पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान जीके के अंदर बहुत ही कम प्रश्न आपके सही होंगे, क्योंकि जीके है वो लंबा चौड़ा है। आपको तो क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी हो गया, रीजनिंग जिसको मेंटल एबिलिटी कहेंगे, इनके अंदर तो आपको एकदम दमदार होना चाहिए, वंडरफुल तैयारी होनी चाहिए, बेस्ट। ठीक है, एक्सीलेंट। और उसके साथ इंग्लिश के अंदर आपको 5 प्रश्न करने हैं, और जीके के अंदर मैंने आपको बता दिया 30 से 32 33 जितने कोशिश हो उसके 30 से बाहर ही रहना है। तो इसके लिए आपको 30 से बाहर, यूनी की ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे 30 नंबर आ जाएंगे। नहीं भाई, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हो पीछे वाले प्रश्न पढ़ने से हो जाएगा। नहीं भाई, डिटेल के अंदर पढ़ना होगा, नहीं तो वहां पे हवा भी नहीं लगेगी। जो एक बार या 2 बार एग्जाम दे चुके हैं उनको पूछो कि ऊपर ऊपर से पढ़ना अच्छा है या डिटेल में पढ़ना अच्छा है। हाँ, करंट जीके भी यहाँ पे बहुत ही तगड़ा आता है, ध्यान रखना। तो साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या याद रखना है, एक तो इनके उपनाम आपको याद रखने सारे एग्जाम में प्रश्न कहां से आएगा, जो हमारा अंदाजा है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक तो इसके आप उपनाम याद रखो। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के उपनाम याद रखो, इसका निर्माण किसने कराया, कहां बना हुआ है, किस पठार पर बना हुआ है, उसके संबंधित आप जानकारी रखो। उसके बाद साथियों, यहां पे आपको और क्या याद रखना है, जो 3 साके हुए हैं, इन 3 साकों की डेट याद रखो, कौन आक्रमणकारी था, किसके नेतृत्व में हुआ, वो याद रखो। उसके बाद साथियों, यहां पे मैंने आपको जितने भी ये दर्शनीय स्थल या दर्शनीय महल बताएं, दर्शनीय स्थल दर्शनीय महल बताएं, जैसे विजय स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ तीर्थ भी कहा जाता है, याद रखना। पटवार केंद्र आया हुआ है, कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ तीर्थ भी कहा जाता है, और ये साथियों 7 मंजिला है। ठीक है, इनको हम अलग से पढ़ेंगे तब आ जाएगा। फिलहाल याद रखो, कीर्ति स्तंभ है जिसको विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ ये कितना है, 7 मंजिला है। आदिनाथ तीर्थ भी यहाँ पे स्थित है जिसको जैन तीर्थ, जैन कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। कुंभ स्वामी का मंदिर है, मीना मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, जयमल की छतरी है, फतेह सिसोदिया की छतरी है। जो दर्शनीय स्थल बताए वो याद रखो। 80% चांसेज है अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्रश्न बनता है तो वो इन्हीं में से बनता है। तो साथियों, ये था हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब देखिए, आज हमने दुर्गों के बारे में बेसिक बातें भी की और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी पढ़ा, और ये साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, आप सबको पता है। तो बड़ा दुर्ग है तो पढ़ने में भी टाइम तो लगेगा ना। तो साथियों, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे लंबा टॉपिक था, लेकिन अब हमारे और भी दुर्ग है, जूनागढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया, लोहागढ़ हो गया, नाहरगढ़ हो गया, मारवाड़ का हो गया, बहुत ही दुर्ग है, इनको भी हम पढ़ लेंगे। एक एक क्लास के अंदर हम 2 या 3 दुर्गों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, 2-2 दुर्गों को पढ़ेंगे, तो भी 4 या 5 क्लासेज के अंदर हमारे सारे दुर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जीके की 2 क्लास रखी जाए। साथियों, कुछ ऐसा करने की सोच रहा हूं, अभी तक सोच रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही क्लासेज अपलोड होती है आपको चेक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उस क्लास को देखते रहिए, ताकि आपको भी कोई समस्या नहीं, मेरे को भी कोई समस्या नहीं। तो साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास दुर्गों की। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, मेहनत करते रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।